हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 आपका एजुकेशन सब्जेक्ट। ठीक है, पेपर 1 में आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ PYQs को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया था ये 1 मार्च को पेपर हुआ था। शिफ्ट 1 एंड 2 के जो है क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ठीक है, तो जो अभी आपके एग्ज़ाम हुए हैं 2023 में आपको 3 अटेम्प्ट मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन आए थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ा हटके हैं। इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन आए नहीं थे, तो आपको ये सारे PYQs देख लेने चाहिए, उनसे भी काफ़ी तैयारी हो जाती है। ठीक है, आपका 70% यहाँ से कवर हो जाता है जब हम PYQs करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ ही चीज़ें कवर कराती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन से ही आपके 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब सॉल्व करेंगे और ये सारे जो हैं आपके 1 मार्च 2023 के हैं, शिफ्ट 1 एंड 2। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट तक क्वेश्चन में जो है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर किए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक अनुसंधान प्रश्न के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपने 2 पढ़े हैं, है ना। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में किस तरह के क्वेश्चंस कंसीडर किए जाते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध में गुणों के आधार पर डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये आपको पता है। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है नहीं होती हैं, है ना। तो अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें, जो मात्रात्मक शोध होता है, वहाँ पर क्या होता है, क्यों, क्या, क्यों, कैसे, इन सब से शुरू होता है। और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर होता है, और एक आश्रित चर, है ना। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट 2 होते हैं और चरों के बीच संबंध और तुलना की जाती है। ठीक है, ऐसा मतलब यहाँ पर स्टडीज की जाती है। और यहीं पर गुणात्मक प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर क्यों शब्द को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसका तात्पर्य कारण और प्रभाव से होता है ना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको मतलब यहाँ पर बतानी होती हैं कि आप किस चीज़ का वर्णन करना चाह रहे हैं, ना, किस चीज़ की, किस तरह के क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं। गुणात्मक प्रश्न से मतलब है कि किस तरह से क्वालिटी होगी, क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, खोजने या व्याख्या करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, मतलब क्या से संबंधित होता है ना। जैसे कि ये बताया जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक जो है हेल्थ सर्वे हो रहा था स्वास्थ्य देखभाल में। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वालों के लोगों के अनुभव क्या हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है और इस सब का परिवार के जनों पे क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपके ये और यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, कारण और परिणाम। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्रिडिक्टिव, पूर्व कथन। ठीक है, पूर्व कथन भी यहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इवेल्युएटिव होता है और डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव तो होता ही, इवेल्युएटिव भी होता है, मूल्यांकनकारी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें, नॉन पर्पसिव कुछ नहीं होता है, पर्पस हर चीज़ का होता है। कोई भी अगर आप प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रश्न जो है कोई भी किसी पर्पस से ही बनाए जाते हैं, चाहे क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपके, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके पहले वीडियो में देख लीजिएगा कि काफ़ी चीज़ें मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की हैं। टीचिंग की और रिसर्च की आपकी 0 से स्टार्ट हुई है सीरीज़, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, स्टेटमेंट के 2 सवाल, मतलब स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रतिदर्श के आकार के निर्धारण में समय और लागत, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट इन डिटर्मिनिंग द सैम्पल साइज, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है प्रतिचयन त्रुटि के निर्धारण में इकाई अनुसार तथा वस्तु अनुत्तर का महत्व नहीं है, मतलब यूनिट नॉन रिस्पॉन्स एंड आइटम रिस्पॉन्स डू सैम्पलिंग एरर नॉट मैटर इन डिसाइडिंग नो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है नॉन रिस्पॉन्स एंड आइटम, प्रतिचयन त्रुटि के निर्धारण में इकाई अनुसार तथा वस्तु अनुत्तर का महत्व नहीं है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए सैम्पलिंग एरर क्या चीज़ होती है, तो सैम्पलिंग एरर को समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये दोनों ऑप्शन क्या होगा। सैम्पलिंग एरर की बात करें तो तब होती है जब अध्ययन में उपयोग किया गया जो नमूना होता है, मतलब जो आप सैंपल यूज़ करते हैं, ये पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं करता है।
अगर आपने कोई चीज़ ऐसी मतलब पॉपुलेशन से सैंपल को ऐसे उठाया जो कि पूरी तरह से वहाँ पे उन क्वालिटीज़ को नहीं यहाँ पर हम चेक कर पा रहे हैं, या पूरी क्वालिटी सारे गुण उसमें नहीं पाए जा रहे हैं जो कि सैंपल में है, और जो सैंपल से हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, पॉपुलेशन के लिए भी उतना ही ऑथेंटिक होगा। तो जब इस तरह के वेरिएशन होते हैं, और यही हो जाती है सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो नमूनाकरण क्या है, एक बड़ी आबादी से कई अवलोकनों का चयन करके किया गया विश्लेषण है। ठीक है ना, तो सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम एनालिसिस करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के आधार पे, मतलब लार्ज पॉपुलेशन से लेते हैं और फिर सैंपल पे ही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, और फिर इसको ये मान के चला जाता है कि जो सैंपल से रिजल्ट आ रहा है उसको हम पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो यही हो जाती है सैम्पलिंग एरर। तो अगर यहाँ पर ये डेटा जो है थोड़ा भी वेरिएशन होता है रिजल्ट में कि जो चीज़ें हमने सैंपल में ली हैं वो सही से नहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पा रही हैं, तो वहाँ पर हम सामान्यीकरण की प्रक्रिया को नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टेलीफोन की एक डायरेक्टरी होती है, तो वहाँ से एक हमने सैंपल लिया, और लेकिन ये सैंपल क्या होता है कि यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर करेक्शन गलत हो सकता, मतलब कुछ ऐसी यहाँ पर त्रुटियाँ हो सकती हैं, कुछ एरर हो सकती हैं, क्योंकि अब जो भी इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं इस डायरेक्टरी में, मतलब कोई भी सैंपल अगर हमने उठाया और उसमें ऐसे नंबर हैं जो लोग अब यहाँ पर रहते भी नहीं है शहर में, तो क्या हो जाएगा, अब ये तो सैम्पलिंग का जो है गलत हो जाएगा ना नमूना। तो यही चीज़ है कि ये किसी वजह से भी हो सकती है। हो सकता है आपने सैंपल ही चूज़ करने में गलती कर दी, आपने इसके ऑथेंटिसिटी को नहीं चेक किया, है ना, या बायस होकर कोई चीज़ ऐसी कर दी। तो ये सारी चीज़ें यही होती है सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिदर्श के आकार के निर्धारण में समय और लागत प्रासंगिक नहीं है, बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए, होते हैं, है ना। समय और लागत क्यों नहीं होता है, सैंपल को अगर हम क्या होगा, इसके साइज से भी डिपेंड करती है, कॉस्ट भी, टाइम भी, बिल्कुल चीज़ें जो है वैरी करती हैं, और ये इसमें काफ़ी प्रभाव भी डालती हैं। तो ये दोनों ही गलत है ना, कि यहाँ पर प्रतिचयन त्रुटि के निर्धारण में इकाई अनुसार और वस्तु अनुत्तर का महत्व नहीं है, बिल्कुल होता है ना। तो यहाँ पर ये दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर फॉल्स। ठीक, अब देखिए, अब सारी चीज़ें आपको क्या है कि यहाँ पर सब पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या चीज़ें डेप्थ में, क्योंकि अब डेप्थ में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और यहाँ पर इस चैनल में हम लोग 2018 दिसंबर में आपका जो है ये सिलेबस चेंज हो गया था, तो 2018, 19 और अब तक के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को कराते समय हम उतना डिटेल स्टडी नहीं कर पाते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी, कोई भी नहीं ऐसे बताता है, लेकिन इसकी पूरी हम डीप स्टडी जो है, जो हमारी सीक्वेंस में चल रही है क्लासेस, है ना, जैसे कि आज आपने देखा डे 5 है, तो डे 1, 2, 3, 4 इस तरह से आ चुके हैं, और आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ पर जैसे हमने सारी चीज़ें A to Z पढ़ी, वो सारी चीज़ें आपको पूरा थ्योरी में जो है यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी, है ना। अब देखिए, सर्वे रिसर्च इज़ वन ऑफ द की मेथड्स। सर्वे रिसर्च कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, तो सर्वे रिसर्च आपको पता ही है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और ये जो है सोशल साइंटिफिक रिसर्च होता है, मतलब सोशलॉजी से संबंधित होता है ना। तो यहाँ पर इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेचुरल सेटिंग्स में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों द्वारा एटीट्यूड्स, ओपिनियन, उनकी जो भी उनकी चीज़ें होती हैं वो एज इट इज़ हमको यहाँ पर मिलती हैं, है ना। हम उसका सर्वे रिसर्च में हम यही चीज़ें पता करते हैं कि समाज में क्या उनकी स्थिति है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, राजनीतिक संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी उस ग्रुप से संबंधित होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें एज इट इज़ पता लगती हैं। इसमें कोई भी हेर फेर नहीं होता है ना, सर्वे रिसर्च में। और सर्वे रिसर्च को आंकड़े, मतलब डेटा कलेक्शन और डेटा और कलेक्शन के तरीकों के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया, जैसे कि इंटरव्यू सर्वे, मेल सर्वे, पैनल सर्वे, टेलीफोन सर्वे। अगर ये सब चीज़ें क्या है, अपने अपने जैसे कि डिस्टेंस है, जैसी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए कि इंटरव्यू सर्वे में क्या होगा, जैसे कि नाम है, मेल सर्वे, पैनल सर्वे, टेलीफोन सर्वे। तो टेलीफोन में टेलीफोन के माध्यम से किया जाएगा, अगर वहाँ तक रिसर्चर पहुँच नहीं पा रहा है तो वो टेलीफोन के माध्यम से जानने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए कायदे से।
नहीं तो क्या होगा कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। कई वर्ड ऐसे होते हैं, अब तो एनटीए के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कुछ न्यू वर्ड्स, न्यू टेक्निकल वर्ड्स जो है, न्यू टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं, जो कि क्या है कि आपको पता नहीं होती हैं। और वैसे तो क्वेश्चन एकदम सीधा रहेगा, लेकिन जब टर्म्स का मीनिंग ही नहीं पता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेथड ऑफ सोशल रिसर्च आर डायरेक्टली लिंक टू डिफरेंट विजन्स ऑफ। सामाजिक अनुसंधान की विधियां निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न दृष्टियों से सीधे जुड़ी हैं। तो ये आपकी किससे जुड़ी है, यहाँ पर देखिए, इसमें सोशल रियलिटी और जो है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। लेबोरेटरी कहाँ पे यूज़ होगा, ये तो प्रयोगशाला, तो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, सिमुलेशन और आपका वर्चुअल रियलिटी, ये सब चीज़ें सामाजिक अनुसंधान के बारे में बात करें तो यही होता है सोशल रियलिटी के बारे में, है ना, कि नेचुरल सेटिंग्स में ही यहाँ पर जो है स्टडीज़ की जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक ही पेपर में आपके सर्वे रिसर्च से या सोशल रिसर्च से ही ज़्यादा सवाल पूछ लिए गए। ठीक है, और इसी तरह से एक ही टॉपिक से कई बार होता है कि 2-2, 3-3 सवाल आ जाते हैं। तो चीज़ों का नॉलेज आपका होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़िए, क्योंकि और ये जो रिसर्च या इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ना, जो भी यूनिट्स हैं आपकी, वो आपके कई सब्जेक्ट में काम आती हैं। जैसे एजुकेशन वाले बच्चों को वहाँ पे भी रिसर्च पढ़नी है, एक यूनिट ही पूरी रिसर्च की है, तो यहाँ पर भी वो देखें और वहाँ पर भी फर्स्ट पेपर में भी देखें, और एजुकेशन में तो पढ़ाया ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हुए चलिए, है ना, सेम चीज़ें हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है ना। ग्रैंड थ्योरी ऑफ सोशल साइंस ऑपरेटेड। तो ग्रैंड थ्योरी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो होती है हाईएस्ट लेवल ऑफ जो है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, जो ग्रैंड थ्योरी होती है समाज विज्ञान के प्रमुख मतलब ग्रैंड सिद्धांत को अमेरिकी समाजशास्त्री किसके द्वारा दिया गया था, राइट मिल्स। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते चलिए, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जाते हैं तो इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तब आप अगर इतनी तैयारी नहीं भी कर पाते हैं और आपका पहले से कहीं पर भी पढ़ा हुआ है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद ए हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अमूर्तन के उच्चतर स्तर से संबंधित है, जिसमें सामाजिक वास्तविकता को समझने, औपचारिकता, संगठन और अवधारणाओं की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक मतलब सोशल रियलिटी की ही बात यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल रिसर्च से संबंधित हैं। अब देखिए, सम ऑफ द थ्रेट्स मतलब खतरे की बात कह रहा है, इंटरनल वैलिडिटी। तो यहाँ पर अनुसंधान में आंतरिक वैधता के कुछ खतरे हैं। तो यहाँ पर अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता होती क्या है ना। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि वैधता क्या है। तो वैधता से मतलब इस बात से होता है कि परीक्षण क्या नापता है। जैसे कि मतलब कोई भी आप जैसे कोई भी टेस्ट होता है या रिसर्च में आप 2 टर्म्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक वैधता और विश्वसनीयता, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, है ना। वैधता से मतलब होता है कि जिस भी परीक्षण को हम यूज़ कर रहे हैं तो ये परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। मतलब जिस टेस्ट के लिए हम जिस भी हमको ऑब्जर्वेशन या हमारा कोई भी जो हम टेस्ट यहाँ पर रिसर्च करने जा रहे हैं, उसमें जो भी हम टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्केल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर वो कितनी बारीकी से चीज़ों को माप रहा है। मतलब इसके लिए जो हम ये टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ये टूल्स होते हैं, ठीक है, तो ये कितने ऑथेंटिक है ना। तो यही हो जाती है वैधता। अब इसमें भी फिर 2 तरह की है, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। वैसे आपको वैलिडिटी के कई और भी फॉर्म पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। आंतरिक वैधता इस विश्वास की डिग्री कि आप जिस कारणात्मक संबंध का परीक्षण कर रहे हैं वो अन्य कारकों या चर से प्रभावित नहीं है। मतलब अगर बात करें तो यहाँ पर प्रयोगात्मक परिस्थिति में एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशन होती है, इसमें प्रयोगकर्ता द्वारा बहिरंग चरों को, जो भी बाह्य चर होते हैं, बहिरंग चर होते हैं जो बाहर से मतलब उसमें इफेक्ट डालते हैं, इनको नियंत्रित करने की लिमिट से होता है। ठीक है, जितना ही इनको कंट्रोल कर लिया जाता है। इनको ऐसा होता है जो बाहरी चर, बहिरंग चर होते हैं, इनको कंट्रोल मान लिया जाता है ना। तो ये क्या होगा, इनका इफेक्ट यहाँ पर पड़ने नहीं पाएगा। और ये कंट्रोल जितना ज़्यादा होगा, आंतरिक वैधता उतनी ही अधिक समझी जाती है। ठीक है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, बाहरी वैधता वो सीमा है, यहाँ पर देखिए, है ना। इंटरनल वैलिडिटी ये हो गई, और बाहरी वैधता वो सीमा है जिससे आपके परिणामों को अन्य संदर्भों में, मतलब अदर भी रेफरेंस में सामान्यीकृत किया जा सकता है। ये इसका मेन फीचर है।
ठीक है। जैसे बाह्य वैधता से तात्पर्य सामान्यीकरण करने के लाभ से होता है। सामान्यीकरण का अर्थ मतलब कि रिजल्ट को पॉपुलेशन के अधिक से अधिक सदस्यों के लिए सही ठहराया जाए। वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी कि हमने सैंपल लिया पॉपुलेशन से, हमने एक सैंपल लिया और सैंपल क्या है, पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को। उसमें सारे वो गुण हैं जो कि पॉपुलेशन जो बड़ा समूह है उसमें जो गुण पाए जा रहे हैं वो उसमें हर व्यक्ति में, हर ऑब्जेक्ट में होंगे, है ना, तभी तो वो सही से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो मतलब यहाँ पर जो हम सैंपल में रिसर्च करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो पॉपुलेशन के हर एक व्यक्ति पे अप्लाई किया जा सकता है, यही सामान्यीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाह्य वैधता यही चीज़ है और आंतरिक वैधता आपको पता है कि कारणात्मक संबंध का परीक्षण कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी बहिरंग चर हैं, जो भी प्रभाव डालते हैं, उनको नियंत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है खतरे। तो खतरे से क्या मतलब है? खतरा आंतरिक वैधता के लिए 8 खतरे हैं। इनमें कौन कौन से हैं? देखिए, हिस्ट्री, मैच्योरेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेस्टिंग, सिलेक्शन बायस और रिग्रेशन, है ना, और सोशल इंटरेक्शन एंड एट्रिशन। अब देखिए, यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, बाकी हम इन सब चीज़ों को मैंने देखा क्वेश्चन में, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आपके बहुत क्वेश्चन बने हैं और काफ़ी डीप में बने हैं, तो उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ही मैं ऐसे आपको बीच बीच में से बताऊंगी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कुछ बताती हूँ। जैसे कि आंतरिक वैधता के लिए 8 खतरे। तो हिस्ट्री से मतलब क्या होता है? हिस्ट्री से मतलब ये हुआ कि जब भी उस जो है ऑब्जेक्ट का स्टडी किया जा रहा है, उस समय की वर्तमान स्थिति क्या थी, उस समय की स्थिति क्या थी, उस समय का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, है ना, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या था, तो ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि उस समय की बात हो रही है तो आज में तो परिवर्तन हो गया, है ना, तो ये हो जाती है आंतरिक वैधता। ठीक है, तो हिस्ट्री से मतलब यही हुआ। मैच्योरेशन से क्या मतलब है? परिपक्वता जिसको कह रहे हैं। मैच्योरेशन से मतलब होता है कि कुछ स्टडीज़ जो हमारी रिसर्च की होती हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, तो वो क्या होती हैं कि उसमें चेंजेस तो आएगा ही भाई। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पे आप रिसर्च कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, चाहे किसी एनिमल पर कर रहे हो या किसी मनुष्य पे कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी एज बढ़ेगी, उसमें और क्या होगा, परिपक्वता आएगी, है ना, वो मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर वो फिजिकली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है और आपका मेंटली भी हो सकता है, तो वो फ़र्क तो आएगा ही आएगा, है ना। तो यही चीज़ें हैं। और इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो लिए जाते हैं जो कि क्या है, सही से हमें नहीं, जो है आउटपुट सही नहीं देते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। टेस्टिंग, बायस, सिलेक्शन बायस, है ना, तो चयन पूर्वाग्रह, आप मतलब बायस होकर कोई चीज़ आपने जो है, आप ज़्यादा किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ आपके सोशली अटैचमेंट हो जाता है, या आपका क्या होता है कि कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि बायस के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत अच्छे से पूरी जो है डिटेल स्टडी करेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि मैं चीज़ें पढ़ा देती हूँ और आप लोग जुड़ते नहीं हैं, तब ये होता है कि मैम इसको बता दीजिए, है ना, तो वीडियो तो पहले बन चुकी होती है, तो फिर बार बार इतनी चीज़ों को फिर कवर नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी A to Z मैं तैयारी आपकी सब करवाऊँगी। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जैसे अब आ रहा है तो बहुत ही मुश्किल है जो आपको ऐसे बुक्स में मिल जाएगा, किसी भी जो नेट की बुक्स आती हैं उसमें तो ये नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, हेल्पफुल है, तो लाइक एंड शेयर करिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ बिहेवियर इन पीपल आफ्टर दे कम टू नो they are participating in a research project to produce result that do not have validity is known। ये जानने के बाद जिन परिणामों को प्राप्त करने के लिए किसी अनुसंधान परियोजना में जो भाग ले रहे हैं उनकी कोई वैधता नहीं है, के पश्चात उनके व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, मतलब व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है ना, ये भी आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से ही संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, इसी को हम कहते हैं हॉथरॉन इफेक्ट। ठीक है, हॉथरॉन इफेक्ट क्या होता है, तो ये जो किया था हॉथरॉन इफेक्ट में, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हॉथरॉन इफेक्ट क्या होता है, प्रतिभागियों द्वारा उनके ज्ञान के जवाब में व्यवहार में संशोधन है। ठीक है, जो भी हमको आउटपुट मिल रहा है, वहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है उनके द्वारा, तो एक करेक्शन मिलता है उनके व्यवहार में, मतलब जो पहले व्यवहार था उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जो उन्हें विशेष उपचार के लिए देखा जा रहा है या अलग किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन चल रहा है और
सरल शब्दों में कहें तो हॉथॉर्न इफेक्ट देखे जाने की प्रतिक्रिया में उत्पादन बढ़ा रहा है। मतलब जो पहले आप ऑब्जर्वेशन आप लगातार कर रहे हो, तो जो आपने पहले जो है रीडिंग ली उसमें क्या था कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम आई, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, 3-4 जो हमने रीडिंग ले ली कई थोड़े देर बाद टाइम के अंतराल पे, उसके बाद जो अब आ रही है रीडिंग वो क्या है, वो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट दिखा रहा है। अब कैसे दिखा रहा है इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया गया था, मेयो और उनके टीम के और लोग थे, ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने, रिसर्चर थे, तो इन्होंने क्या था, शिकागो के इलेक्ट्रिकल प्लांट में जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया। और इस प्रयोग का उद्देश्य ये देखना था कि क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्लांट था, इसी को हॉथॉर्न प्लांट कहते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि रोशनी के स्तर में वृद्धि और कमी का प्रभाव वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके उत्पादन पर क्या पड़ता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि प्रक्रिया में उत्पादन बढ़ा रहे है ना। तो यहाँ पर ये देखा गया कि अगर रोशनी बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए तो उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे जैसे उन्होंने रिसर्च की, रोशनी की तीव्रता बढ़ती गई तो उत्पादन का स्तर भी, मतलब अगर रिसर्चर ने देखा कि जैसे जैसे अगर रोशनी बढ़ाई जा रही है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, और उसके बाद रोशनी की तीव्रता में धीरे धीरे कमी की गई तो देखा गया कि उत्पादन का स्तर घटने के बजाय बढ़ता गया। अब क्या हुआ, अगर लाइट से अगर इफेक्टेड था वो चीज़ कि लाइट को कम किया तो बढ़ती गई, और लाइट को कम किया तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना। अब क्यों नहीं हुआ, तो प्रयोगकर्ताओं के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वर्कर्स थे, जो वहाँ पे कर्मचारी थे, उनमें पार्टिसिपेशन की भावना अधिक थी, सहयोग की भावना, सहभागिता की भावना, ठीक है, कोऑपरेशन था उनमें। तो इसके कारण मतलब इस तरह से वो मोटिवेशन के रूप में कार्य कर रहे थे, और इसी को प्रयोगकर्ताओं ने हॉथॉर्न इफेक्ट का नाम दिया, ठीक है, कि मतलब उनके जो परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेशन की तीव्र भावना से वहाँ पे वृद्धि हुई, है ना। तो यही चीज़ ये कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि ये जानने के बाद कि जिन परिणामों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान परियोजना में जो भाग ले रहे हैं उनकी कोई वैधता नहीं है, इसमें कोई इसका रोल नहीं है, वैलिडिटी या जो है रिलायबिलिटी चेक करने में ये सब का कोई रोल नहीं है कि किसी लाइट को कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी देखी जाए, मोटिवेशन चेक किया जाए, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। फिर भी उनके व्यवहार में परिवर्तन, तो ये किससे आता है, हॉथॉर्न इफेक्ट से आता है, ठीक है। यही चीज़ है, हॉथॉर्न प्रभाव क्या है, देखे जाने की प्रतिक्रिया में उत्पादन बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर किया गया था रिसर्चर्स के द्वारा, इसी को हॉथॉर्न इफेक्ट नाम दिया गया, और अक्सर पूछा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके, और हाँ कुछ क्वेश्चन अभी 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इसलिए क्योंकि वो आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से थे, तो अगर मैं ऐसे बताती तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की हम पूरी एक क्लास लेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, उसमें कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।